हेलो बच्चों, मैं कीर्ति चैटर्जी, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी इन इस कॉलेज डेन, और मैं आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर फिलहाल डिस्कस करूंगी, जिसमें से पहला क्वेश्चन पेपर 1 क्या कह रहा है। एक आइडियल गैस है 0.5 मोल, इनिशियली 2 बार प्रेशर पे है, इसे कंप्रेस्ड कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर 600 केल्विन पर, इनिशियली 2 बार प्रेशर पर है, ठीक है, और 2 स्टेप में कंप्रेस कर रहा है। पहला अगेंस्ट पी बार प्रेशर, जो पहला प्रेशर उसने लिया है वो पी बार प्रेशर लिया है, और उस पी की जो रेंज है वो क्या है, वो 8 और 2 के बीच में है, ठीक है। एंड देन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार, दोबारा से जब कंप्रेशन किया है तो 8 बार के अगेंस्ट किया है, राइट, क्लियर। अब इन दोनों में उसने वर्क निकाला है, इस वर्क को जोड़ा है W1 प्लस W2। अब एक लास्ट में उसने कंडीशन बोल दी है, ये टोटल वर्क तो हमें निकालना है, लेकिन P की वो वैल्यू उसे चाहिए 2 से 8 ATM के बीच में जो कि टोटल वर्क को मिनिमम दे, यानी P की वो वैल्यू लेनी है जो कि ओवरऑल टोटल वर्क को मिनिमम दिखाए, राइट। तो हम W1 और W2 सॉल्व करते हैं। W1 इज व्हाट, माइनस P एक्सटर्नल, राइट, V2 माइनस V1। अब V2 क्या होगा बेटा, दैट विल बी nRT बाय P2। व्हाट इज P2, P के अगेंस्ट गए हो, यानी दिस इज nRT बाय P। एंड व्हाट इज V1, nRT बाय P1। व्हाट इज P1 बेटा, 2 ATM, तो दिस विल बी 2। ये देखिए, ये V2 है, ये V1 है, क्लियर। अब हमें W1 निकालना है, तो W1 बराबर किस P एक्सटर्नल के अगेंस्ट गए हो बेटा। अब देखो 2 ATM इनिशियल प्रेशर था, और आप P ATM तक के अगेंस्ट प्रेशर आपने कंप्रेशन किया है, यानी P के अगेंस्ट कंप्रेशन किया है, तो माइनस P एक्सटर्नल की जगह मैं P ले रही हूँ, इंटू nRT बाय, राइट, P2 की जगह P माइनस nRT बाय P1 की जगह 2, राइट, ये हो गया W, क्लियर। अब हम इसे जरा सॉल्व करते हैं, nRT कॉमन ले लो, राइट। अब P को अंदर मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 1 माइनस P बाई 2, माइनस भी अंदर हटा दो, तो दिस विल बी nRT इंटू P बाई 2 माइनस 1, ये आपका W1 हो गया। अब हमें W2 सॉल्व करना है। सिमिलरली W2 बराबर, अब P एक्सटर्नल क्या है बेटा, अब की बार है 8 ATM, क्योंकि व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, 8 ATM, तो ये 8 ATM, राइट, nRT बाय 8 माइनस nRT बाय P। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल स्टेप का फाइनल प्रेशर था P ATM, वो आपके सेकेंड स्टेप का इनिशियल प्रेशर है। देखिए P1 की जगह मैंने P लिखा है और P2 की जगह 8 लिखा है, राइट। अब nRT कॉमन ले लेते हैं, माइनस nRT, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 1 माइनस 8 बाय P, माइनस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, nRT, राइट, 8 बाय P माइनस 1। पहले देखो आप ध्यान से कि ये W2 है, तो नेट W क्या हो जाएगा, W नेट इक्वल टू W1 प्लस W2, दिस विल बी nRT कॉमन ले लो, अब ऐड कर दो P बाई 2 माइनस 1 प्लस 8 बाई P माइनस 1, व्हाट विल बी द वैल्यू, nRT सॉल्व करोगे ना तो आई गेस 300 आ रहा है। देखते हैं जरा एक बार, n की वैल्यू 0.5 n की वैल्यू है, एंड R एंड टेम्परेचर इज 300 नहीं 600, टेम्परेचर इज 600, राइट, तो 600 इंटू 0.5 कितना हुआ, 300 R, तो ये nRT की वैल्यू 300 R हो रही, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है जरा चेक करो, P बाई 2 प्लस 8 बाई P, राइट, एंड माइनस 2, ये आपका दैट विल बी 300 R, राइट, दिस इज 300 R इंटू P बाई 2 प्लस 8 बाई P माइनस 2, राइट, ये आपका W नेट आ गया।
अब आपको डब्ल्यू नेट की मिनिमम वैल्यू लेनी है, और मिनिमम मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, इधर सॉल्व कर दें, आ रहा है कैमरे में। तो डब्ल्यू नेट को हमें मिनिमम लेना है, तो डी डब्ल्यू नेट बाय डी टी, राइट, डी पी, सॉरी, प्रेशर के रिस्पेक्ट में डी पी। तो ये क्या हो गया, 300 आर, राइट, और ब्रैकेट में व्हाट विल बी, p बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू p इज हाफ माइनस 8/p स्क्वायर प्लस 0, एंड वी विल पुट इट इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फॉर मिनिमा वाई नॉट मैक्सिमा, इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो मतलब साफ दिख रहा है कि ये मिनिमा देने वाला है, राइट। यहाँ से p स्क्वायर सॉल्व करोगे बेटा 16 आ रहा है, यानी यहाँ से p सॉल्व करोगे तो 4 आ रहा है, यानी w आप नेट सॉल्व करोगे, p को 4 डाल दीजिए उधर, तो 300 आर, राइट, p को मैंने 4 डाल दिया है तो 4/2, देन प्लस 4/8/4 एंड -2। सॉल्व करिए, ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आती है 600 आर, राइट। पूरी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी व्हाट, 600 आर डब्ल्यू नेट, और ये मिनिमम डब्ल्यू है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से अब आंसर क्या आ रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज 600 आर, आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से, देख लो मैंने पूरा सोल्यूशन एक स्क्रीन पे पूरा दिया हुआ है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा पॉइंट समझ आ रहा है। चलिए रिमूव करती हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हालांकि हर क्वेश्चन ट्रिकी है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो रही कि देखते ही टिक मार दिया, वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं कि अप्रोच नहीं किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन R गिव्स P, ये R गिव्स P एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट, और फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दे आर एलिमेंट्री इन बोथ द साइड, एलिमेंट्री फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोथ द साइड, जिसका रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है, k फॉरवर्ड एंड k बैकवर्ड। इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है फॉरवर्ड में k फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में k बैकवर्ड। 0 टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट, दे रखी है R0, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है 0, राइट, एंड एट जनरल t टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन इज R एंड P, एंड एक रिलेशन दे रखा है, मैं लिख देती हूँ KB इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ KF, ये एक रिलेशन दे रखा है और कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ओके, राइट। अब बताओ अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हम रेट फॉरवर्ड बराबर रेट बैकवर्ड लिख सकते हैं, लिखा। अब रेट फॉरवर्ड की जगह क्या लिखोगे बेटा, k फॉरवर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी R, राइट, इक्वल टू k बैकवर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी P, और जनरल टाइम इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हो तो इनिशियल वाला नहीं लिख रहे हो, ठीक है, राइट। अब k बैकवर्ड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, विच इज 4 टाइम्स ऑफ k फॉरवर्ड इंटू P इक्वल टू KF इंटू R, ये KF कट गया और R और P के बीच में एक रिलेशन आ गया कि जनरल R बराबर 4 टाइम्स ऑफ जनरल P, और ये कब आ रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम पे, ये रिलेशन कब आ रहा है, इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, R क्या है, बचा हुआ रिएक्टेंट, और P क्या है, बना हुआ प्रोडक्ट, कब, एट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं ये कहूँ कि R गिव्स P में से, राइट, R गिव्स P में, राइट, अगर ये कुछ बच रहा है, दैट मीन्स जैसे C0 में से X खर्चा होके ये X बनता है, तो जो ये बच रहा है दैट विल बी R एट इक्विलिब्रियम, C0 माइनस X, C0 माइनस X इज R एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड X इज P एट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो जरा देखो कि C0 आ जाएगा, C0 माइनस X प्लस X, यानी R एट इक्विलिब्रियम प्लस P एट इक्विलिब्रियम,
राइट आप देख रहे हो ये किसके बराबर आ गया, C0 के बराबर। C0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R यानी R0। दैट मीन्स R इक्विलिब्रियम प्लस P इक्विलिब्रियम इक्वल टू R0। अब मुझे R इक्विलिब्रियम और P इक्विलिब्रियम के बीच में एक रिलेशन पता है कि ये 4 टाइम्स है। आई विल सब्स्टिट्यूट दिस, तो मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, R इक्विलिब्रियम की जगह रख रही हूँ 4 टाइम्स ऑफ P इक्विलिब्रियम प्लस P इक्विलिब्रियम इक्वल टू R0। राइट यहाँ से हम 5P इक्विलिब्रियम निकाल ले रहे हैं इक्वल टू R0। तो बताना तो P एट इक्विलिब्रियम अपॉन R0 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 0.2, यानी कि P बाय R0 कम्स टू बी 0.2। अब हम R की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, R के लिए निकालते हैं बेटा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। राइट व्हाट इज R एट इक्विलिब्रियम, इज दैट 4 टाइम्स ऑफ P एट इक्विलिब्रियम, और P एट इक्विलिब्रियम क्या आया है, राइट दैट विल बी 0.2 टाइम्स ऑफ R0। तो इज दैट 0.8 टाइम्स ऑफ R0। तो what is R equilibrium upon R0 equal to 0.8, right? And what is P equilibrium upon R0 equal to 0.2। ग्राफ में ज़रा देखो तो जब फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन R की है वो R0 के रिस्पेक्ट में 0.8 टाइम्स है। कुछ देखो ये 0.8 टाइम्स मतलब कि कुछ बड़ी वैल्यू मिल रही है आपको, और ये P बाय R0 0.2 टाइम्स, ये देखो ये 0.2 टाइम्स दिख रहा है। राइट ये ग्राफ करेक्ट है, क्लियर। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, P बाय R0 बड़ा आ रहा है और R बाय R0 छोटा आ रहा है, जबकि R बाय R0 को 0.8 टाइम्स आना है। तो फिर ये गलत और इक्वल तो है ही नहीं, दैट मीन्स आंसर विल बी C। सो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, इसका आंसर C आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपका जेईई एडवांस का पेपर हो चुका है बेसिकली। सबसे पहले बेटा मैं पेपर 1 का सॉल्यूशन आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं अगर इसमें कहूं, देखिए कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर द गिवन स्पीसीज, और ये आपको पता है कि अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन का से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है अभी इसी साल। तो यहां से अगर मैं कहूं कि भाई NH3, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखिए, जैसे मैं ये कहूँ कि सबसे पहले ऑप्शन से ही मैं कहता हूँ कि जो BF3 है, तो BF3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका बेटा, वो बनेगा हमारा क्या है, BF3, यानी कि ये वाला। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल। इसका हाइब्रिडाइजेशन है बेटा हमारा क्या है, sp2, यानी कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। उसके बाद अगर NH4 प्लस की बात करें, NH4 प्लस, देखिए NH4 प्लस में जो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या बराबर है, इसका मतलब पहले ऑप्शन में BF3 NH4 प्लस के बराबर है। अच्छा मजे की बात देखो कि किसी BCD ऑप्शन में है ही नहीं है, यानी कि दोनों का डाइपोल मोमेंट बराबर है। तो इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा और इसका ऑप्शन होगा पहला। अब आप सोच रहे हो कि सर NH3 और NF3 में कैसे करें, तो मेरे भाई NH3 में क्या करना है, NH3 में यहाँ से बहुत ही ये फेमस सवाल है जो इजीली पूछा जाता है, क्लास में भी ये काफी बार कराया हुआ, हर एक नोट्स में मिल जाएगा ये सवाल। कि देखिए कि इस केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो लोन पेयर का जो मूवमेंट है वो ऊपर की साइड होता है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसकी तरफ बेटा, नाइट्रोजन की तरफ, यानी कि ओवरऑल मूवमेंट क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो किसकी साइड होगी, ऊपर की साइड। लेकिन इस केस में लोन पेयर तो अप साइड में, और अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे NH3 में जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शंस है, यानी कि जो डाइपोल यानी कि पोलैरिटी की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड है, इसलिए डाइपोल मोमेंट NH3 का क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत ही कॉमन सवाल है ये।
तो इसका बेटा आपका आएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इसी कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। नाउ माई सेल्फ डॉक्टर सारिका मेहता, स्कॉलर्स डैन टीम की तरफ से बेटा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस बताने जा रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट पेपर नंबर 1। पेपर 1 में बेटा जो पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आया था वो था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने बोला था हमें रिडक्शन से आया एंड देन उसमें उसने आइसोमेरिज्म को मिक्स किया है। उसने बोला है कि LiBH4 उसने जो हमें दी है कि वो एस्टर ग्रुप को रेड्यूस करेगा बट एसिड को रेड्यूस नहीं करेगा। और अगर हम BH3 की बात करें बेटा तो BH3 में एसिड की प्रायोरिटी एस्टर ग्रुप से क्या होगी, ज़्यादा। तो चलिए इसी बेसिस पर अगर हम इस कंपाउंड का रिडक्शन BH3 से करवाते हैं तो BH3 एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर आपका CH2OH। नाउ साथ में बेटा उसने H+ दिया हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में आपका एस्टर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू CH2COOH, दैट इज़ योर कंपाउंड Q। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कंपाउंड क्या बना है, Q। अब अगर मान लो मैं इसी की रिएक्शन किसी के साथ कराती हूँ LiBH4 के साथ, तो जब हमने इसका रिडक्शन LiBH4 के साथ कराया तो हमें बोला गया कि हमें एस्टर को रेड्यूस नहीं करना है बट एसिड को रेड्यूस नहीं करना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। नाउ चूँकि इस कंपाउंड में एसिड का रिडक्शन नहीं होगा तो ये एज सच रह जाएगा CH2COH, और एस्टर विल रेड्यूस इनटू अल्कोहल, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2OH। नाउ दिस इज हम कंपाउंड नंबर P। अब अगर हम बात करें P और Q में तो बेटा देखने पे ही पता लग रहा है दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई P और Q इनके बीच जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, डायस्टीरोमर, यानी आइदर आंसर इज B और आइदर आंसर इज C। चलिए अब हम बात करते हैं S की नेक्स्ट इसी के पार्ट पर। नाउ उसमें अगर अब हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड में तो नेक्स्ट कंपाउंड में भी सेम रिडक्शन उन्होंने बोला है CH3, यहाँ पर है आपका CH2COH और यहाँ है CH2COOH। चलिए जब हम इसका BH3 के साथ अगेन रिडक्शन कराते हैं तो बेटा BH3 अगेन एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल, और इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एस्टर का आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, यहाँ आएगा CH2OH, और अगर हम इस साइड जाएं तो हमारा प्रोडक्ट आएगा CH2COOH। क्लियर, दैट इज़ योर S। नाउ अब अगर इसी कंपाउंड का रिडक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, LiBH4 के साथ, तो जब LiBH4 के साथ रिडक्शन करा रहे हैं अगेन ये आपका किसको रेड्यूस कर देगा, एस्टर को, यानी दिस ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू CH2OH, बट एसिड का रिडक्शन नहीं होगा तो दिस ग्रुप इज SCOH। और अगर हम यहाँ बात करें बेटा दैट इज़ योर R, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो चूंकि दोनों कंपाउंड्स में क्या आ रही है, सिमेट्री, बोथ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दोनों के बीच जो रिलेशनशिप आएगा दैट इज़ योर आइडेंटिकल। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा B कि P एंड Q आर डायस्ट्रोमर एंड R एंड S आर आइडेंटिकल। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और ये भी मॉडरेट में मैं रखूंगा क्योंकि इसके क्या है थोड़ा सा फिजिकल और इनऑर्गेनिक को रिलेट करके आई ये चीजें। अगर मैं पहले ऑप्शन में कहूं, इसमें देखिए 2s एंड 2p ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दे रखी है, द 2s एंड 2p ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ लिथियम एटम, देन करेक्ट ऑप्शन अबाउट द ऑर्बिटल्स एनर्जीज। तो पहले अगर ऑप्शंस की बात करूं, पहले में मैं चेक कर लेता हूं। देखिए पहले में क्या चेक करेंगे इस वाले केस में, तो पहले में क्या है कि बेटा
जो पहला वाला है वो लिथियम है। अच्छा, लिथियम जो होता है वो बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। क्लास में साफ साफ लिखवाया है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, N+L रूल। और हमें पता है कि देखिए 2s और 2p में यहां पे अगर हम देखें N+L तो इसमें होगा 2 और इसमें होगा 3। इसका मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की। यानी कि पहला ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन एटम है। इसमें हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 Z²/N²। यानी कि जो एनर्जी है वो खाली किस पे डिपेंड करती है, एन पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल देखिए 2 है दोनों में, 2s और 2p, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है सी और डी ऑप्शन की। सी और डी ऑप्शन में क्या है, एनर्जी पूछ रहा है कि भाई हाइड्रोजन और लिथियम में किसकी ज्यादा होगी, 2p और 2s, और 2 इन दोनों में क्या है, 2s की पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए ये एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है -13.6, ये होता है बेटा जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन क्या है, N²। यहाँ पे जेड की जगह जेड इफेक्टिव लिख देते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस वाले केस में अगर मैं हाइड्रोजन के लिए निकालता हूं तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है बेटा 1s1, यानी कि सिग्मा क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट 0, और जो जेड इफेक्टिव होता है वो आपका क्या आता है, 1 ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो लिथियम वाले केस में 1s2 और क्या आता है 2s1, और सिग्मा की जो वैल्यू है बेटा अगर nth के लिए तो इसको तो हम छोड़ देंगे, यानी कि आएगा 2 × 0. क्या है 85, यह आ जाता है आपका क्या है 2 × 0.85, यानी कि हो जाएगा 1.70। और इसमें जो जेड इफेक्टिव आएगा वो आएगा 1. इसमें अगर मैं ये कहूं कि देखिए 3 - 1.70 और ये ऑप्शन आएगा 1.30, यानी कि जेड इफेक्टिव में इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर लिथियम में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि देखो एन की वैल्यू तो दोनों में सेम है भाई, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। इसका मतलब अगर लिथियम में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है, जेड इफेक्टिव यानी कि 1.3, तो अगर यहाँ पे रखेंगे 1.3 का होल स्क्वायर और एन की वैल्यू सेम है तो एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव में, यानी कि एनर्जी क्या होगी, कम। और अगर हाइड्रोजन में रखते हैं तो हाइड्रोजन में क्या आता है बेटा 1, तो इसलिए हाइड्रोजन वाले केस में लिथियम की कंपेयर में ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू लिथियम, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा क्या है, ए बी डी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे भाई क्या है, ए बी और डी। चलिए ठीक है, इसी जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे, और ये हमें पता है कि इसका 1 ही होता है, क्योंकि रिपल्सन शील्डिंग क्या होती है इसमें 0, यहाँ पे शील्डिंग कितनी होती है 2 × 0.85। ठीक है, इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था और एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी इसमें यूज हो रहा था। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट। अब अगर नेक्स्ट में चले हम, देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की कुछ लाइन इसमें डायरेक्टली आपको दी हुई है और वहीं से ये सवाल है। ठीक है, सबसे पहला है MnO2+ कंसंट्रेट HCl। अगर मैं ये बात कहूं कि भाई MnO2+ कंसंट्रेट HCl में, तो यहाँ पे बेटा बन रहा है MnCl2, और देखिए एसिडिक मीडियम है और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, ये एक अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो Cl- को क्या कर देगा ये Cl2 में, और Cl2 से देखिए ये हमने पहचाना, मेन बात ये पहचानी कि इसका ग्रीनिश येलो कलर होता है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे Cl2 की रिएक्शंस की, तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस ही हैं कि Cl2 की रिएक्शन अगर करोगे NH3 और Cl2 की रिएक्शन करोगे तो बेटा यहाँ पे आएगा आपका क्या है NCl3। याद होगा अगर एक्सेस में क्लोरीन को हम एक्सेस में लेते हैं तो NCl3 + HCl, और अगर अमोनिया एक्सेस में आती है तो NH4Cl + N2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में है तो यहाँ पे क्या आएगा NCl3, राइट। ठीक है, अब मैंने कहा भाई ये तो Y निकल गया हमारा, X हमारा ये, यस क्लोरीन यानी कि Cl2 की अगर F से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्या है 2ClF3। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है यही, क्या, क्योंकि फ्लोरीन क्या है हमारा एक्सेस में। अब बोल रहा है कि क्या X इज यूज एज ए स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। अरे भाई सबको पता है X क्या है, क्लोरीन वाटर, ये तो सबको पता है क्लोरीन वाटर, पानी वाटर में क्या है क्लोरीन यूज करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट। क्या Y हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर है,
क्या Y हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर है? नहीं। Y की अगर हम बात करें तो ये बेटा हमारा NCl3 क्या होगा, यहां से इसको कहते हैं हम पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पिरामिडल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, गलत। उसके बाद Z इज यूज्ड एज द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 35। ये इसका बेटा यूज है, इसको यूज करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है कि हम क्या है, Z को यूज करते हैं एनरिचमेंट ऑफ किसमें, यूरेनियम 35 में। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि Y इज ए स्ट्रोंगर लुईस बेस देन अमोनिया। क्या Y स्ट्रोंगर बेस है अमोनिया से? Y मतलब ये बात कर रहा है क्या NCl3 स्ट्रोंगर बेस है ना भाई, अमोनिया से कैसे स्ट्रोंगर बेस हो जाएगा? तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं तो इजीली ये डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन NH3 आसानी से नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रोंगर बेस होगा एज कंपेयर टू क्या, NCl3, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाई वाला गलत हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए ये 17th ग्रुप में से, यानी कि हैलोजन वाले ग्रुप में से डायरेक्टली सवाल आया है, NCERT की लाइनें हैं ये भी। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका बेटा वो हो जाएगा ए और सी ऑप्शन। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, देखिए ये कई बार क्लास में रिपीट हुआ, कई बार टेस्ट में ये रिपीट हो चुका है कि देखिए प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड विद O2, याद आ रहा होगा जब 18th ग्रुप में पढ़ाते हैं कि भाई एक प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ये एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, बताना जरा, किससे निकाल सकता है, जीनोन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। और वही प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड हमारा O2 से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इसलिए अगर O2 और PTF6, देखिए इस वाले केस में क्या करते हैं हम, देखो O2 की रिएक्शन अगर हम PTF6 से रिएक्शन करते हैं तो बेटा इसमें एक आयनिक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं O2 PTF6। अब देखिए PTF6 के ऊपर क्या आएगा, माइनस, और इसके ऊपर आएगा प्लस, तो ये आपको ये कंपाउंड बनता है। कोई बहुत नया नहीं है कि इधर उधर से आ गया है, आराम से इजीली आपके काफ़ी टाइम से आपने पढ़ा होगा, ये कई बार पढ़ा है। तो O2 PTF6 में अगर मैं बात करूं कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X+, यस ये है आपका क्या है, X+ मतलब क्या है, O2+, X+ क्या है, O2+। अब O2+ का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किसमें, MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हैं तो हमें पता है O2 के बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p वाले में 2s वाले तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, पाई स्टार में, और वहां से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहां से आ जाएगा बेटा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना, 1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2.5। और इसमें कह रहा है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X+ इज 1.5, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि द वैलेंस d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन X+ Y- हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात सही है? ठीक है, मेटल यानी कि मेटल हमारा, यस मेटल हमारा हो जाएगा प्लेटिनम। तो अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं तो देखिए प्लेटिनम का इसमें ऑक्सीजन स्टेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन स्टेट बन जाएगी आपकी प्लेटिनम की, x मान लेता हूँ -6 इक्वल टू कितना, -1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5, यानी कि ये हो जाएगी हमारी क्या है, +5। और प्लेटिनम किस में आता है, निकल वाले ग्रुप में आता है। तो अगर प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बेटा ये आ जाएगा हमारा क्या है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। तो निकल में 3D सीरीज, प्लेटिनम क्या है आपका 5D सीरीज का आ गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या है, 5D8 6s2। और मेरे प्यारे बच्चों अगर PT में +5 मैंने लगा दिया ऑक्सीजन स्टेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और 3 यहां से निकलेंगे, यह आ जाएगा आपका क्या है, 5D5। यस एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसमें कहेंगे कि क्या PTF6 एज एन ऑक्सीडेंट इन द रिएक्शन, क्या इस रिएक्शन में एज ए ऑक्सीडेंट काम करेगा। ऑक्सीडेंट का मतलब बताओ बच्चों, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम बात करें बच्चों, इसमें देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि प्लेटिनम PTF6 में यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, +6। और अगर यहाँ पे कितनी निकाली है मैंने, देखिए यहाँ पे अगर मैंने निकाली है आपकी क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट,
यानी कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। और O2 देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस। इसका मतलब इस रिएक्शन में एज ए ऑक्सीडेंट ये वर्क करेगा, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। वेरी गुड। अब PTF6 एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन में यूज होगा क्या? क्या यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो अपना फ्लोरीन को डोनेट करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। और जो कि इसमें ना तो फ्लोरीन इसने इसको दी है, ना इसने ऐसा कुछ इसको दिया, बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन हुई है सिर्फ ओनली। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल हो जाएगा गलत। इस रिएक्शन में कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम नहीं किया है। तो इसका मतलब जो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे आपके क्या है, बी और सी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है QRS&T के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एसिड की रिएक्शन आपको किससे करवाना है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और आपको पता है जब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो CO2 आपका बाहर जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर हेक्सेन। हेक्सेन ऑन रिएक्शन विथ V2O5 दैट इज योर एरोमेटाइजेशन, और इस एरोमेटाइजेशन पर इट विल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो ये हमारा जो पहला प्रोडक्ट Q बना है दैट इज योर बेंजीन। नाउ बेंजीन का हमें करवाना है, उसके बाद जो रिएक्शन है दैट इज योर फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें आपकी रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराई गई है। तो ये आपका देगा फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एंड हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन C+O एंड यहाँ पर COOH। चलिए नाउ नेक्स्ट उसके बाद जो रिएक्शन है दैट इज़ योर कंपाउंड R। चलिए उसके बाद हमारा जो रिएक्शन है वो है PCl5 के साथ। तो बेटा PCl5 इस COOH को किस में कन्वर्ट करेगा, Cl में, दैट इज़ योर नॉर्मल SN2 रिएक्शन, जिसमें OH विल कन्वर्टेड इनटू Cl। तो ये आपका C+O और यहाँ पर आएगा आपका COCl। नेक्स्ट उसके बाद उसने जो बोला है वो है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, दैट इज़ योर लिनलार कैटलिस्ट। ये लिनलार कैटलिस्ट COCl को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। तो बेटा मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। COPH कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पर क्या कर दिया, CHO। क्लियर, दैट इज़ योर कंपाउंड S। चलिए इसके बाद जो रिएक्शन है वो है NH2NH2 हीट, दैट इज़ बेटा योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आपको पता है कि जब भी NH2NH2 के साथ रिएक्शन होगा आपका क्या बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। इस कंपाउंड को बेटा इस तरह से लिख देते, इधर PH इधर डबल बॉन्ड O, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, H2N के साथ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका PHN। नाउ दैट इज़ योर कंपाउंड T। चलिए ये रहे हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शन A, S ऑन वार्मिंग विद अमोनिकल AgNO3 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट। तो बेटा चूँकि अगर हम बात करें S में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, और सबको पता बेटा एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। दैट्स वाई दिस ऑप्शन A इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन B, on treatment with Q on treatment with Cl2 in the presence of light give Gamexin। तो बेटा ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ योर C6H6Cl6, दैट इज़ योर गैमेक्सेन, या इसको हम नाम और देते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या रहेगा, सही। नाउ ऑप्शन C, T इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बिल्कुल। नाइट्रोजन इज़ अ पार्ट ऑफ रिंग, दैट्स वाई जो T हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या रहेगा, एरोमेटिक। नाउ तो ऑप्शन C भी हमारा क्या हो गया, सही। नाउ लास्ट ऑप्शन D, R ऑन एसिड कैटेलाइज्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं R से। अब इस R का रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ, तो आपको पता है इट विल अंडरगो फॉर अगेन फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, OH बाहर जाएगा और आपका इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा दिस वन। नाउ उसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, जिंक अमलगम HCl। तो बेटा जब हम इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम HCl के साथ कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दिस वन। क्लियर? दैट इज नोन एज 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन। और बेटा इन्होंने जो दिया है वो है 9,10 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो फाइनल ऑप्शन इसके रहेंगे A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 9 पेपर 1 इजी क्वेश्चन है, अप्रोच किया जा सकता है, इजीली अप्रोच हो जाएगा सवाल। ये 2 सिलेंडर frictionless piston है filled with mixture of helium and argon gases. In the first cylinder the masses of helium and argon are m1 m2। पहले सिलेंडर में हीलियम एंड आर्गन के मासेस हैं m1 एंड m2 respectively, and in the second cylinder the masses of helium and argon are just reversed to each other, that means m2 and m1 respectively। मॉलिकुलर वेट बता रहा है, ग्राम मॉलिकुलर वेट मोलर मास ऑफ आर्गन 10 टाइम्स है देन द मोलर मास ऑफ हीलियम। फिर कहता है जब P एक्सटर्नल अप्लाइड ऑन फर्स्ट सिलेंडर नीडेड टू बी 5 टाइम्स, मतलब कि P1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑन द सेकेंड सिलेंडर यानी P2। ये कंडीशन बता रहा है। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर इन बोथ द सिलेंडर आर इक्वल। बेटा प्रेशर को तो वो 5 टाइम्स ले रहा है, बट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इसको वो कांस्टेंट कह रहा है। दैट मीन्स क्या P प्रपोर्शन टू N वाला केस है, यानी जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। ओके राइट, हम इसी को अप्रोच करते हैं। हम इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे कि जो प्रेशर का रेशियो है वही मोल का रेशियो है। ठीक है, तो जरा अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट सिलेंडर में। इन फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, मासेस ले रहे हैं, हीलियम का मास है m1 एंड मास ऑफ आर्गन इक्वल टू m2। क्लियर? दोनों के मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ हीलियम इक्वल टू m1 बाय मॉलिकुलर वेट m एंड मोल ऑफ आर्गन इक्वल टू m2 अपॉन आर्गन का मॉलिकुलर वेट विच इज 10m, 10 टाइम्स बोला है, राइट। और देन दोनों के कुल टोटल मोल कितने हो जाएंगे, n टोटल इन फर्स्ट सिलेंडर 1 इक्वल टू n1 प्लस n2, राइट। n1 कितना है आपका, m1 अपॉन कैपिटल M और m2 दूसरा मोल m2 अपॉन 10 इंटू कैपिटल M। ये आपका आ गया n इन द फर्स्ट सिलेंडर। सिमिलरली राइट इन सेकेंड सिलेंडर, इजी क्वेश्चन है बच्चों, आसानी से अप्रोच हो सकता है। मास ऑफ हीलियम अब की बार m2, तो मोल ऑफ हीलियम इज m2 अपॉन m1 m एंड मास ऑफ आर्गन equal to m1, then mole of argon equal to m1 upon 10m. So what is n2? It is n1 plus n2, right, equal to m2 by capital M plus m1 upon 10m। अब क्या बात हुई थी कि P1 मैं हटा रही हूँ, ये मुझे स्पेस चाहिए, आप देख लीजिए एक बार, राइट। तो राइट अब क्योंकि हमें पता है कि P1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ P2, तो फिर इसका मतलब है कि m1 अपॉन m1 m प्लस m2 अपॉन 10m इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, राइट। देखिए m2 अपॉन m प्लस
m1 अपॉन 10m, राइट। अब इसमें m1 बाई m2 को मतलब m2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, देन मैं यहाँ पर m2 से डिवाइड कर देती हूँ, राइट। तो m1 बाई m2 को x लिख देती हूँ, क्लियर। तो दिस विल बी x प्लस 1/10 अपॉन 1 प्लस x बाई 10, ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी, सॉल्व करिएगा। 5 इससे x सॉल्व होकर आएगा 4.9, सॉल्व करिएगा इसे बच्चों, 4.9 अपॉन 0.5, तो आंसर विल बी 9.8। कितना आसान क्वेश्चन था, राइट। एंड व्हाट इज x? x इज m1 बाई m2, m1 बाई m2 इक्वल टू 9.8। दिस इज योर आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है 9.8, क्वेश्चन नंबर 9 पेपर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस इंटीजर टाइप सवाल में यस, ऐसा देखिए ये आइसोमर का, मैं बार बार बोलता था कि आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेई एडवांस को आईआईटी को आइसोमेरिज्म पसंद ना, उसको आइसोमेरिज्म बहुत पसंद है, और रेयरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन ना दे यहाँ से। देखिए साफ साफ इसने बोल दिया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला है, यानी कि ये बहुत ईजिली तरीके से आ सकता है। कैसे? क्योंकि देखिए मेटल है M, वी डोंट नो अबाउट द M, जस्ट हमें ये पता लिगेंड, और लिगेंड भी देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ग्लाइसिनेटो का उसने खुद दे दिया मेरे भाई, NH2CH2COO माइनस है, तो इसमें ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि M मेटल, ये हो जाएगा AB यानी कि एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और ये हो जाएगा हमारा क्या है AB टाइप का कंपाउंड, इस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा जो कि हमारा क्या है स्क्वायर प्लेनर है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके 2 GI होते हैं बेटा। अगर हम बात कर लें, देखिए इसको मैं कर लेता हूं, ये ग्लाइसिनेटो को मैं AB लिख देता हूं, ये AB मान लेता हूं, और ये क्या मान लेता हूं A स्मॉल a और B। चलिए ग्लाइसिनेटो चाहे इसी की फॉर्म में लिख दो, नाइट्रोजन से अटैच होगा ये वाला, एक डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन से करेगा, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NCS, यानी कि इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, है ना भाई। SCN को थायोसाइनेटो कहते हैं और NCS को आइसोथायोसाइनेटो। और ये होता है बेटा, इसके भी ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, ये आपको पता है। अगर N से डोनेट करता है तो उसको नाइट्रो कहते हैं, और O से डोनेट करता है तो नाइट्रीटो ऊ कहते हैं इसको। अब देखिए इसके क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके 2 GI बनेंगे, एक तो ये बन रहा है और दूसरा बनेगा बेटा हमारा क्या है, इसमें O को चेंज कर देता हूँ मैं, क्या है इसको नाइट्रोजन को इधर लिखता हूँ और इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ NCS, और ये हमारा क्या है NO2। यानी इसके जो GI है, GI मतलब समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी कि इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो बनेंगे बेटा हमारे 2, ठीक। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ये पूछा है ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। अब ऑल पॉसिबल आइसोमर्स में भाई देखो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, यानी कि देखिए ये एम्बिडेंट लिगेंड है, तो अगर मैं इसमें करूं तो एक पॉसिबिलिटी ये है, इसमें देखिए एक पॉसिबिलिटी ये है यहां से, हाँ इसको हम क्या कर सकते हैं SCN बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं N, यानी कि N से भी डोनेट करेगा और ये S से भी डोनेट करेगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगे क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन से डोनेट करेगा ऑब्लिक ऑक्सीजन से भी डोनेट करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉसिबल आइसोमर यहाँ से बन जाएंगे, 4 पॉसिबल, ठीक। क्यों, एक GI के 2 पॉसिबिलिटी और बनेंगे तो कितने बन जाएंगे, 4। अगर मैं यहां से बात करूं तो इसमें भी बेटा ऑब्लिक SCN से डोनेट करेगा, यानी यहां से डोनेट करेगा, उसके बाद ONO यहां से भी डोनेट करेगा, तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी यहां से। तो मैं कहूं कि GI 2 और इसके क्या बनेंगे, इसके 2 साइट होती है NCS की, इसकी भी 2 होती है, तो 2 + 2 कितनी, 4 साइट हो गई, और 2 हमारे क्या है GI, तो 4 × 2 यानी कि टोटल पॉसिबल आइसोमर्स इसके बन जाएंगे बेटा 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8। Now move on next question. Next question is question number 11, that is from integer part. Question पूछा गया, the sum of total number of carbonyl groups present in the major product X and Y.
तो बेटा ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन आया है। अगर आप फर्स्ट में चेक करोगे तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो बेटा बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग किसको बाहर करेगा, CO2 को। तो इस केस में दोनों COH ग्रुप आपके बाहर चले जाएंगे ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा दिस वन। तो बेटा अगर हम बात करें X में नंबर ऑफ CO ग्रुप, तो नंबर ऑफ CO ग्रुप्स कितने हैं, 1। नाउ यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये भी बीटा कीटो एसिड है बट रिंग जो है वो आपकी अबव द प्लेन दी गई हुई है, यानी यहाँ पर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ये कंपाउंड बीटा कीटो एसिड की जगह 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ऑन हीटिंग वो बनेगा C डबल बॉन्ड O। नाउ तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट Y, और जब हम फाइनल प्रोडक्ट Y में C डबल बॉन्ड O को काउंट करेंगे तो Y में C डबल बॉन्ड O 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कितना आ जाएगा, 3। तो फाइनल आंसर आपसे पूछा है सम, तो 1 + 3, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज आंसर 4। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बेटा क्वेश्चन आया है ये आपका आया हाइड्रोकार्बन, जिसमें उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी ऐड किया है। चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन। तो चलिए अगर हम ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर बनाएं दैट इज दिस वन, इसका रिएक्शन हमें करवाना है NaNH2 2 इक्विवेलेंट। तो बेटा हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी एसिड बेस, और जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमारे पास 2 sp कार्बन फॉर्म होंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ फॉलोड बाय द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ, अब बेटा उसने बोला है ट्रांस, यानी वैसे इसका कुछ यहाँ पर है नहीं यूज़, लेकिन स्टिल हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, ट्रांस कंपाउंड के साथ। तो चलिए अगर मैं इस कंपाउंड में ट्रांस बनाए CH3H CH2Br, तो बेटा अब इस केस में होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि ये C- अटैक करेगा और यहाँ से Br लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो ये C- अटैक करेगा और यहाँ से Br लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड H CH3H। नाउ ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट X। चलिए अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर कोलिनियर। दैट आर कोलिनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, और आपको भी पता है बेटा sp कार्बन जो होंगे उसमें आपके सारे एटम्स क्या होंगे, लीनियर। तो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम कार्बन एटम जो एक लाइन में है दैट इज 6। तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, मुझे लगता है दोनों पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही था। मतलब सबसे पहला आइटम तो इसी क्वेश्चन का होना चाहिए था। देखते ही टिक होने वाला सवाल है, और मैच द कॉलम है तो 2 ऑप्शन अगर मैच कर जाते हैं तो तीसरे के सेलेक्ट करने के आसान चांसेस आ जाते हैं, राइट। तो मतलब P और Q मैच हो रहे हैं तो फिर R और S इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। चलिए मैं अप्रोच करती हूँ। मैच द कॉलम है लिस्ट 1 फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी फिजियोजॉर्प्शन। हमेशा एड्जॉर्प्शन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों, जो गैस एयर में मूव कर रही है अगर वो किसी सरफेस पे जाके बैठती है तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी डाउन होगी,
एनर्जी डाउन होती है तो जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में रिलीज करेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी इज कंजर्व। अगर सिस्टम का एनर्जी डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिलीज करेगी, तो सराउंडिंग को एनर्जी हमेशा रिलीज करती है। दैट्स वाई एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, आइदर इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और इट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। और जो गैस हवा में आराम से घूम रही थी, अगर वो सरफेस पर आकर बैठ रही है तो उसकी रैंडमाइजेशन, उसका डिसऑर्डर कम होगा, तो एंट्रोपी चेंज भी निगेटिव एंड एंथैल्पी चेंज भी निगेटिव। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? दोनों निगेटिव होने चाहिए भाई, डेल्टा एच निगेटिव एंड डेल्टा एस निगेटिव। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, फर्स्ट का 2, सीधा आराम से। यस, क्लियर। डायमंड से ग्रेफाइट, क्यू ऑप्शन, पी हो गया, अभी क्यू ऑप्शन पे चलते हैं। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, सभी को पता है, देन द डायमंड, राइट। तो अगर आप ग्रेफाइट को डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सॉरी ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। जब ग्रेफाइट डायमंड में जाएगा तो एंडोथर्मिक, और जो डायमंड ग्रेफाइट में जाएगा तो एक्सोथर्मिक। इज दैट ओके? तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और साथ में ग्रेफाइट तो मूवेबल लिक्विड की तरह, लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है, और डायमंड तो बहुत हार्ड है, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ग्रेफाइट बनने पर। दैट मीन्स व्हाट? एंट्रोपी पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव। कहाँ दिख रहा है भाई डेल्टा एच नेगेटिव और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव? मुझे 5 में दिख रहा है, इसका मतलब ये रहा 5। क्लियर। अब पहले मैं एस करती हूँ, वो बहुत क्लियर आ रहा है, राइट। देखो P का 2 और Q का 5, ये दो ऑप्शन में हमें मिल गए, C और D में। अब R और S में से अगर एक भी ठीक समझ आ गया, श्योर समझ आ गया, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपीन से साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन में डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपेन में रिंग फॉर्मेशन हो जा रही है, एंगल स्ट्रेन पैदा हो रहे हैं, स्ट्रेन हो रही है रिंग के अंदर, राइट। अगर स्ट्रेन पैदा होगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा। इन कंपैरिजन टू प्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन का एनर्जी लेवल हाई होगा, इसका मतलब प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। और उसके साथ एंट्रोपी जो लॉन्ग चेन थी वो साइकिल में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी कम होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव, राइट, एंड डेल्टा एच पॉजिटिव। कहाँ है भाई? डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव, सामने ही दिख रहा है आंसर, यानी एस का 4, यानी आ गया एस का 4। मेरे को आंसर साफ दिखाई दे रहा है सी, पर फिर भी आर को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना, प्रोटीन के मॉलिक्यूल ब्रेक होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। ऑब्वियसली अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच पॉजिटिव, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं, दैट मीन्स एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। आर का आंसर इज 1, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी सी, ठीक है। तो सी होगा इसका आंसर। हाँ, अब देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आया आपका केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें मैचिंग करनी है, तो देखो पहला है SOCl2। अगर SOCl2 की मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ से भाई SOCl2 में, देखो SOCl2 में यानी कि 2 क्लोरीन आ जाएंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, XCF4 की अगर मैं बात करूँ, XCF4, तो XCF4 में, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से, देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ से जैसे XCF4 है, तो अगर XCF4 की देखो तो देखो यहाँ से ये है डबल बॉन्ड, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लोन पेयर आ जाएगा, यानी कि इसका आ गया क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए स्क्वायर पिरामिडल ऑप्शन में भी है, ठीक है, पिरामिडल तो ऑप्शन में है भी नहीं है, तो स्क्वायर पिरामिडल के देख लेता हूँ कितने नंबर ऑफ इसी स्क्वायर पिरामिडल के हैं। तो देखो अगर एक Cl5 में, Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 5 बॉन्ड बनाएंगे, एक लोन पेयर, तो ये भी बेटा आपका ClF5 हमारा हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल में। और अगर मैं देखूँ XCF5 प्लस, XC जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, एक प्लस आ गया तो एक चला जाएगा, तो कितने बचेंगे, 7,
5 बॉन्ड बनेंगे और एक क्या है लोन पेयर, तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा HCF5 प्लस किस में हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ एस वाले में क्या है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ये तो ए में है या बी में है। उसके बाद मैं पी का भी देख लेता हूँ। अगर सीसा शेप देखूँ तो देखिए इसमें SF4 का होगा, SF4 का सीसा शेप हो जाएगा, 4 बॉन्ड आएंगे और एक क्या आ जाएगा लोन पेयर। यानी कि अगर सीसा शेप की बात कर रहा हूं मैं, और अगर देखें इसमें इसका क्या होगा SO3 2 माइनस का पिरामिडल हो जाएगा ये, तो SO3 2 माइनस, देखो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। ClF3 की बात करूं तो ClF3 का बेटा यहां से लिख देता हूं मैं, ClF3 का यह आ जाएगा हमारा क्या है टी शेप, कितना आ जाएगा टी शेप, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और कोई बाकी है नहीं, XeF3 प्लस का भी टी शेप आ जाएगा, XeF3 प्लस का भी टी शेप आ जाएगा, क्योंकि जीनोन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बॉन्ड बनाएंगे और बचे 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो पहली बात पी का जो ऑप्शन होगा वो कितने नंबर ऑफ सीसा है इसमें जो ये दे रखे हैं, तो मुझे तो एक ही दिख रहा है, तो पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। टी शेप कितने हैं, 2 टी शेप दिख रहे हैं, क्यू का क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा। ट्रायंगल प्लेनर, उसके बाद अगर मैं पिरामिडल की बात करूं तो स्क्वायर पिरामिडल कितने हैं 3, एस का क्या हो जाएगा थर्ड। और अगर ट्रायंगल प्लेनर की बात करूं तो ट्रायंगल प्लेनर मुझे कोई भी शेप नहीं दिख रही, इसका मतलब ट्रायंगल प्लेनर पे हो जाएगा 0, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन आया है आपका ओजोनोलाइसिस से, जिसमें फर्दर उसमें एल्डोल कंडेंसेशन कराया गया है। और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए उन्होंने जो कंडीशन बोली है वो बोला गया है वाया मोर स्टेबल इनोलेट आयन। तो चलिए सबसे पहले अगर हम कंपाउंड नंबर पी में ओजोनोलाइसिस कराएं, तो बेटा P का जो ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा लाइक दिस, CH3 डबल बॉन्ड 2 एंड डबल बॉन्ड O। अब इसमें हम इनोलेट आयन 2 तरफ बना सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हैं और एक राइट हैंड साइड भी बना सकते हैं। बट बेटा उन्होंने बोला है कि आपको जो इनोलेट आयन बनाना है वो मोर स्टेबल बनाना है। और आपको भी पता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस CH3 ग्रुप जो लेफ्ट हैंड साइड इनोलेट आयन बनेगा इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड। दैट्स वाई हम यहाँ से इनॉल बनाकर इस कार्बन पर अटैक कराकर क्या कराएंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा जब हमने इस तरह से एल्डोल किया तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आप चेक करिएगा 1 2 3 4 5 और इधर हमारी जो बनेगी वो बनेगी 7 मेंबर रिंग। तो एक साइड बनेगी हमारी 5 मेंबर रिंग और एक साइड हमारी बनेगी 7 मेंबर रिंग। क्लियर? यहाँ पर आपका CH3, यहाँ OH, 7 मेंबर रिंग में जस्ट पास वाले कार्बन पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो अगर बेटा हम ये स्ट्रक्चर मैच करें तो C डबल बॉन्ड O के साथ OH और CH3, बट याद रखना CH3 जो आ रहा है वो आपका 7 मेंबर रिंग में आ रहा है, जबकि इस ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो CH3 थर्ड पर आ रहा है। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन होगा आइदर ऑप्शन A या ऑप्शन C, B और D हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो चलिए अगर हम इसमें बात करें तो अब इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन Q की, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन Q में अगर हम बात करें, Q में अगेन आपको क्या कराना है ओजोनोलाइसिस। नाउ अब अगर हम इस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ दिस वन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड CH3। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। अब इसने बोला है हमें स्टेबल इनोलेट आयन बनाना है, बट बेटा पहला जो कंपाउंड था वो सिमेट्रिकल था, यानी आप ऊपर वाले कीटोन पर रिएक्शन करते या नीचे वाले कीटोन पर रिएक्शन करते, बात क्या रहता सेम।
बट यहाँ जो कीटोन्स बन रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल बन रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि रिएक्शन ऊपर वाले से होगी या नीचे वाले से। तो बेटा अगर हम ऊपर में बात करें तो ये वाला इनोलेट आयन हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल होगा, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो आप चेक करिएगा 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग, और 1 2 3 4 5 6 यानी दोनों साइड क्या बन रही है आपकी 6 मेंबर रिंग। जबकि अगर हम इस कार्बन से इनोलेट आयन बनाकर अटैक करवाएं तो 1 2 3 4 एक मेंबर रिंग बनेगी आपकी 4 मेंबर, और 4 मेंबर रिंग इज लेस स्टेबल। दैट्स वाई आपका इनोलेट आयन इस कार्बन से बनेगा जो फर्दर किस पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O पर। और जब हम इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग एल्डोल अप करवाएंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH एंड दैट इज़ योर CH3। तो अगर हम इस कंपाउंड के साथ ऑप्शन मैच करने जाएं तो ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज़ योर आंसर 1। तो बेटा इन्हीं दो से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P का आंसर 2 एंड Q का आंसर 1। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बेटा अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन R से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिंपली इंट्रामोलिकुलर SN2AR रिएक्शन हुआ है। मीडियम आपका बेसिक है जिसमें OH माइनस किस में कन्वर्ट होगा, O माइनस में, और ये O माइनस अटैक करके Br लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर। और जब लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक प्रोडक्ट का। दैट्स वाई आपका R का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। और इसी बेसिस पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपका आंसर कौन सा हो जाता, B। बट लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन ऑल्सो। अगर हम P में बात करें बेटा तो P में दो चीज़ें हुई है। पहला आपका क्या हुआ है, OH माइनस ने अगेन SN2AR कर क्या रिप्लेस किया है, OH। और दूसरा यहाँ पर आपका एबनॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट हुआ है और ऑक्साइम विल कन्वर्टेड इनटू साइनाइड। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH Br विल रिप्लेस बाय OH और ऑक्साइम विल कन्वर्टेड इनटू साइनाइड। दैट इज योर ऑप्शन 1। तो P का ऑप्शन 1। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ क्या है, सबसे पहले अगेन दिस इज योर बेकमान, बस उसमें OH को उसने गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया मॉडरेट, दैट इज योर OCOCH3। बाकी अगेन बेकमान रीअरेंजमेंट हुआ है और आपका OH विल कन्वर्टेड इनटू या ऑक्साइम विल कन्वर्टेड इनटू साइनाइड। बट चूंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो यहाँ SN2AR की ऑप्शंस नहीं बन रहे हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज़ योर ऑप्शन 2। तो फाइनली P एंड लास्ट में बेटा अगर आप सिंपल सा करोगे दैट इज़ योर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड OCOCH3 विल कन्वर्टेड इनटू OH, दैट इज़ योर ऑप्शन 5। तो ये रहा आपके फाइनल 1 2 4 5, दैट इज़ योर ऑप्शन B।